हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2014 के सॉल्यूशन। ये पार्ट 5 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ वोल्टमीटर रीड्स 4 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और लेट इसकी वैल्यू है सी। अब इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया गया होगा और इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो आ रही है 4 वोल्ट की। अब जब वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है तो इसमें कुछ चार्ज भी रहा होगा। मैं मान लेता हूँ क्यू इसका इनिशियल चार्ज है और आपको पता होगा क्यू इक्वल टू कितना होता है सी इंटू में वी। अब आगे बोला जा रहा है कि विद एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स फॉर सेम कॉन्फ़िगरेशन, वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है 2 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज हो जा रही है। कब चेंज हो जा रही है? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है। तो अब जो रीडिंग आ रही है, नई रीडिंग वी डैश मान लेते हैं, वो आ रही है 2 वोल्ट। तो देखो, हमने इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से तो चार्ज किया नहीं है, ना ही हम इसका कहीं और यूज कर रहे हैं। तो जितना चार्ज फर्स्ट केस में रहा होगा अभी भी चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, चार्ज तो इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो कैपेसिटेंस होगा वो कुछ और हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? तो आपको पता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो जो नया कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर पहले सी नोट रहा होगा तो वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा चार्ज का वो होगा Q इक्वल टू सी इंटू वी। लेकिन अब नया कैपेसिटेंस इंटू में नई वोल्टेज, लेकिन चार्ज वही पुराना वाला होगा। यानी कि रिश्ता वही, सोच नहीं। तो चार्ज हमारा ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ सी इंटू में वी बराबर हो जाएगा सी डैश इंटू में वी डैश। अब देखो, ये सी को सी रहने दो, वी की वैल्यू पुरानी वाली वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 4 है। सी डैश को मैं क्या लिखूंगा? के टाइम से पहले वाले के के टाइम्स हो चुका होगा, तो के इंटू में सी। और वी डैश की वैल्यू कितनी है 2। वी डैश की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो, सी से सी हटा दो, 2 को 4 से 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दो कंसेप्ट हमने यूज करे हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज चेंज नहीं होगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद 3 नैनोकूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखो, अगर हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इसका मतलब अगर आप किसी आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड निकालोगे तो आउटसाइड पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो वही होगा जो एक पॉइंट चार्ज का होता है, यानी कि के क्यू अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। अंदर तो जीरो होती है लेकिन हम बाहर निकाल रहे हैं। अब ये कैसे पता चला बाहर निकाल रहे हैं? क्योंकि आप ये देखो, जो सेपरेशन दिया है 3 सेंटीमीटर वो 2 से ज़्यादा है, तो वो बाहर ही तो हुआ 3 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज है इस पर 3 नैनो कोलाम का, यानी कि 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कोलाम में चेंज करने के लिए। सेपरेशन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिखेंगे 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर और उसका करेंगे स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब ये आ जाएगा 9 इंटू में 3 10 की पावर, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर भी है। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? -4 ऊपर जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा अपन में 3 3 9। इसको इसके हटाओ तो 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 है, कार्बन फिल्म रजिस्टर हैज अ कलर कोड। अब देखो, इसमें कलर कोडिंग आपको कंसेप्ट यूज करना होगा। इसमें क्या होता है कि 4 बैंड होते हैं। मान लो ये फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड और एक फोर्थ बैंड। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड बैंड होंगे वो तो जस्ट वैल्यू देंगे इस तरह से, और जो थर्ड बैंड होगा वो 10 की पावर पर आएगा, और जो फोर्थ बैंड होगा प्लस माइनस उसका टॉलरेंस बताता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट बैंड है हमारे पास ग्रीन, और ग्रीन का जो नंबर होता है, ग्रीन का नंबर होता है ग्रीन पार्क, यानी कि ग्रीन 5। ठीक है, तो इसके लिए तो 5 आएगा। फिर ब्लैक, ब्लैक का मतलब हो गया
0, तो इसका मतलब ये 50 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू अब आएगा 10 की पावर में, तो वो वायलेट है, तो 10 की पावर वायलेट का मतलब हो गया, वायलेट का होता है 7, और फिर टॉलरेंस आता है प्लस माइनस, टॉलरेंस गोल्ड का होता है 5%। तो वैसे यहाँ पर प्लस माइनस 5 इसी में आ रहा है, यही हमारा आंसर भी होगा। 500 कैसे हो गया है, तो आप इसको 500 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, मेगा में, तो मेगा ओम में ये आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपको सब कलर कोड बता देता हूँ, 0 से लेकर के पूरा 1 2 3 सब। देखो 0 का ब्लैक, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, 6 ब्लू, 7 वायलेट, 8 ग्रे, वाइट 9। मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूँ, जैसे ब्लैक का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई कलर ही नहीं है ब्लैक पे, 0। ब्राउन, ब्राउन का ऐसे याद रखो, ब्राउन, ब्राउन का 1, ब्राउन का 1। रेड का 2 होता है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, रेड 2, रेड का 2, रेड का 2। ऑरेंज, हमारे बचपन में ऑरेंज की आइसक्रीम 3 रुपए की आती थी, तो ऑरेंज का 3। येलो का आप ऐसे याद रख सकते हो, येलो 4 यार, ठीक है, येलो का 4 हो जाएगा, येलो 4 यार। ग्रीन का आप 5 याद रखो, ग्रीन पार्क एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, ग्रीन पार्क, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, ग्रीन पार्क की जगह ग्रीन 5। ब्लू 6, अब इसका मुझे मेरा पर्सनल है ब्लू 6, मतलब ब्लू आप देखोगे 6 की। वॉलेट, वॉलेट आपको पता है विबग्योर में 7 कलर होता है, सबसे पहले वॉलेट ही आता है, तो मुझे उससे याद रहता है वॉलेट का 7 वी विबग्योर। ग्रे, ग्रे को मैं ऐसे याद रखता हूँ, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, 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 ग्रे का 8। वाइट का मैं ऐसे याद रखता हूँ, वाइट नाइट, वाइट नाइट, या फिर वाइट 9, वाइट नाइट, ठीक है। ब्लैक, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का रेड 2, ऑरेंज की 3 रुपए की ऑरेंज की आइसक्रीम, येलो 4 यार, ग्रीन 5 ग्रीन पार्क, ब्लू का 6, वायलेट 7, ग्रे का ग्रेट, ग्रेट, वाइट का 9, वाइट नाइट, वाइट 9, वाइट नाइट। तो उसी से मैंने ये सब किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, टू रेजिस्टेंस आपको गिवन है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, जो कि इसकी वैल्यू एक की 2 ओम और एक की वैल्यू है 6 ओम। आगे बोला है ये कॉम्बिनेशन एक बैटरी से कनेक्टेड है और उस बैटरी का EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो आपको बताना है कि करंट कितना निकलेगा बैटरी से। तो देखो इसमें ना पहले आप सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा लेंगे V=IR का। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ऊपर के दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनका पैरेलल का निकाल लेते हैं। अब पैरेलल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/RP = 1/R1 प्लस के 1/R2, या फिर अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि RP की वैल्यू R1 दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एडिशन आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 × 6 अपॉन में 2 + 6, तो आ जाएगा 6×12 अपॉन 6×8 यानी कि 3/4, या फिर सॉरी 3/2, या फिर 1.5। तो इसका मतलब ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.5 ओम। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो गया, 1.5 ओम का एक ऊपर रजिस्टर हो गया। इसके साथ देखो मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं ऐसा। अब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 1.5 तो ऊपर है और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा सीरीज में, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, और वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है, तो V=IR होता है ना। करंट हम क्या निकालेंगे, करंट हम निकालेंगे V/R करके, V की वैल्यू 2, R की वैल्यू भी 2 है, तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर, तो यानी कि ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम, यानी कि मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस हम सीरीज में ले रहे हैं, एक R1 और एक R2, ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 6 ओम का, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 6 ओम। आपको पता है फॉर्मूला सीरीज में होता है R1 + R2, दो रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है और ज़्यादा तो प्लस कर लो, और अगर पैरेलल में वो कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है R1 × में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ठीक है, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। अब इसका मतलब 6 की वैल्यू, मतलब 6 जो होगा वो R1 + R2 के बराबर होगा। 6 किसके बराबर होगा, R1 + R2 के। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम, तो R1 + R2 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है। अब आगे चलते हैं, देयर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है R1 और R2 को,
लेट ये R1 है और ये R2 है, तो उनके जो RP मतलब पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। इसका मतलब वो R1 गुना में R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अब देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 ओम आ रही है, तो आप ऑप्शन पे जाओ सबसे पहले। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें दोनों पे जोड़ने को 6 मिल जाए? तो यहाँ पर तो 10 मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिलेगा दोनों को ऐड करने पर R1 प्लस R2। ये ऑप्शन R1 और R2 की वैल्यू ही तो है, 4 और तो 6 आ गया और 6 तो 8 आ गया। तो इसका मतलब मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, या तो आप ऐसे लगा लो या फिर आप यहाँ से R1 की वैल्यू निकालो जो कि R2 जो कि 6 माइनस R2 होगी, फिर यहाँ पर पुट करो, उससे काफ़ी लंबा मिलेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। सो इट विल बी बेटर कि आप ऐसे कंसेप्चुअली सोच सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46 है, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट सेल है तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, मैं मान लेता हूँ उसका EMF E है, तो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल रही है 40 सेंटीमीटर। तो EMF कितना होगा सेकंड सेल का? तो पोटेंशियोमीटर में आपको पता होगा, पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो EMF है, वो डायरेक्टली L पर डिपेंड करता है, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ पर। तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, E1 विल बी इक्वल टू KL1 और E2 बराबर होगा KL2 के। तो आपको तो E2 निकालना है, E1 इसको मैं E1 मान लेता हूँ, इसको L1 और इसको L2, और E2 हमें निकालना है। तो E2 अपॉन E1 किसके बराबर आ जाएगा? L2 अपॉन में L1 के। या फिर E2 अगर निकालना है तो वो बराबर होगा E1 गुना में L2 अपॉन में L1 के। सो E2 विल बी इक्वल टू, E1 कितना 1.25, L2 कितना है हमारे पास, वो है 40, और यहाँ पर ये आएगा 30। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 1.25, सो इट विल बी 1.666। इसको आप 1.67 भी रफली लिख सकते हैं। तो अपना सही आंसर आएगा ऑप्शन 2, 1.67 अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 47 है, चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है F=QV क्रॉस B, और ये जो फोर्स होती है ये V एंड V के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है हमेशा। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, QVB साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन V एंड B। अब इनमें मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और साइन 180 की वैल्यू 0 ही होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो मैं यहाँ पर इनका यूज करूंगा। अब जब V और B पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, तो फोर्स उस पर कोई नहीं फोर्स लगेगी, मतलब कि 0 फोर्स लगेगी। सेकंड में अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इसका मतलब दोनों हो गए एंटी पैरेलल। कौन कौन? V एंड B। तो ऐसे में भी फोर्स कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर मान लो थर्ड केस में मान लो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें फोर्स जो आएगी वो आएगी QVB साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू 1 होती है, तो इस टाइम पर मैक्सिमम फोर्स उस पर लगेगी जो कि होगी QVB पे। यानी कि मैक्सिमम फोर्स तब लगती है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। बाकी दोनों केस में अगर 0 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है, तो फोर्स लगेगी नहीं। अब चलते हैं, और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फोर्थ केस, अगर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पर है, तो अगर वो रेस्ट पर होगा तब भी उस पर फोर्स 0 लगेगी, तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, भले ही मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर हो। लेकिन पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, तो अगर पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, ऑल दो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है F=QE, भले ही वो रेस्ट पर हो, बट यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है द पार्टिकल इज मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट सही है। अगर पार्टिकल, मतलब इसमें पूछा है ना, चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो तभी तो एक्सपीरियंस करेगी जब परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द पार्टिकल इज मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी। मैंने आपको बताया पैरेलल केस में उस पर कोई फोर्स लगेगी नहीं, यहाँ पर तो कह रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को।
तो ऐसा तो नहीं कर पाएगा, पैरेलल होगा तो। सेकंड में है, थर्ड में है द पार्टिकल इज स्टेशनरी, जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल रेस्ट पर है या स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी 0 है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्थ है द पार्टिकल इज स्टेशनरी, स्टेशनरी पे तो फोर्स लगेगी नहीं ना, इसमें तो बोला फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। जब पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होंगे तब उस पर फोर्स लगेगी, और मैक्सिमम फोर्स लगेगी वो भी QVB। क्वेश्चन नंबर 48 है इफ द वेलोसिटी हैज बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट व्हाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ कैसा होगा। तो देखो इसको समझते हैं डिटेल में। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये कोई y एक्सिस है, और कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल थीटा बनाते हुए एंटर कर रहा है। तो लेट पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कुछ इस तरह से है कि इनिशियली कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब इस पार्टिकल की स्पीड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ आ जाएगा तो जिससे एंगल थीटा बनाता है वो होता है v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसका ऊपर की तरफ v sin थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो कोई भी फोर्स नहीं लगती है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है QVB, और जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब देखो यहाँ पर दो वेलोसिटी, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। जब पार्टिकल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर। तो जो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, परपेंडिकुलर किसके, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि v sin थीटा, इसकी वजह से आप देखोगे, नोटिस करोगे कि एक आपको सर्कुलर पाथ मिलेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ। लेकिन v cos थीटा की वजह से क्या होगा, फोर्स तो नहीं लग रही लेकिन कॉन्स्टेंटली ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, मतलब आगे मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि हमें सर्कल तो मिलेगा, साथ ही वो सर्कल आगे भी बढ़ेगा, किसकी वजह से, v cos थीटा की वजह से। तो जो रिजल्टेंट पाथ मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, और ऐसे पाथ को नाम दिया जाता है हेलिकल पाथ। तो ध्यान रहे, जब भी पार्टिकल की दो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट में विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड तो उसका पाथ हेलिकल होता है। सर्कुलर तब होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। लीनियर तब होता है जब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, उसकी वैल्यू तो हो लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तब लीनियर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है अ सोलेनॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 0.4 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर और टर्न्स दिया हुआ है 400। अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर है तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, लेकिन ये जो N है ना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। इसका मतलब ये होता है कैपिटल N अपॉन में L, स्मॉल n की वैल्यू होती है कैपिटल N अपॉन में L। अब कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि 400 यहाँ पर गिवन है, और लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻2 से, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। इसको देख लेते हैं कितना आएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा ये, तो 4 × 10⁻2, और देखो ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻2 और ये 0.4, फिर से इसको पॉइंट हटा करके यहाँ पर 10 लिख लो, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो n नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया हमारे पास 10⁻5, यानी कि पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है वो 10⁻5 आ रहा है। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स 10⁻5 है, करंट की वैल्यू 5 है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 पाई की 5 में, तो 4 पाई की वैल्यू होती है 12.5 है, उसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.8, और यहाँ पर पावर कितनी बचेगी 10⁻2। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस तरफ लाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से कर दो डिवाइड। तो देखो इसको तो आप लिख लेंगे 6.28 इंटू ये 10⁻1 हो जाएगा, टेस्ला में आंसर आएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू आएगी 6.28 10⁻1 टेस्ला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर -1 होना चाहिए, वैसे मैंने इसको काफ़ी जगह चेक किया तो वहाँ पर ऑप्शन में 6.28 10⁻1 दिया हुआ था, तो उस हिसाब से आंसर हमारा ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको गिवन है 8.8 इंटू 10 की पावर 10। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता क्या है, ये होता है E अपॉन में 2m। जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो होता है E अपॉन में 2m। अब जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू 8.8 इंटू 10 की पावर 10 है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E की वैल्यू पुट करेंगे या फिर ऐसे भी कर सकते हो, E की वैल्यू E अपॉन में 2 और m को आप इधर ले आओ क्योंकि m निकालना, और ये आ जाएगा 8.8 इंटू 10 की पावर 10 इधर। अब E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होती है, डिवाइड में 2 इंटू में 8.8 और 10 की पावर 8 आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर भी है, एक पॉइंट यहाँ पर भी, तो पॉइंट से तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा और इसको हाफ कर दोगे तो आपको मिलेगा 8, और इसको यहाँ से 88 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11, यानी कि 1 अपॉन में 11 इंटू में 10 की पावर, ये 8 को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर 10 की पावर 10 है तो इसको 10 की पावर 10 कर देते हैं, 8 नहीं है, यह है 10 की पावर 10। अब देखो 10 की पावर 10 ऊपर जाएगा और ये 19 है तो माइनस 19 और माइनस 10 तो माइनस 29 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आएगा हमारा 1 अपॉन में 11 इंटू 10 की पावर माइनस 19 किलोग्राम। वो भी मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।